स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश से संबंधित आज भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अर्णराज, ऑप्शन 2 दे रखा है अजयराज, ऑप्शन 3 दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 4 दे रखा है सोमेश्वर और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चौहानों का स्वर्ण काल और एक है चौहानों का, एक तो है चौहानों का स्वर्ण काल और एक है चौहानों का निर्माण काल। चौहानों का निर्माण काल। तो चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ के काल को। विग्रहराज चतुर्थ या इनको बोलते हैं बीसल देव, बीसल देव। और चौहानों का जो निर्माण काल है वो कहा जाता है अजयराज के काल को, अजयराज के काल को। तो किस शासक के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है वाकपतिराज, ऑप्शन 3 दे रखा है चंदनराज, ऑप्शन 4 दे रखा है बीसलदेव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संस्कृत भाषा में हरिकेली जो नाटक है उसकी रचना की थी बीसलदेव ने। किसने की थी? बीसलदेव, या इनको कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। और इनका काल कहलाता है चौहानों का स्वर्णकाल। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कवि बांधव और कटी बांधव की उपाधि किस चौहान शासक की है? ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है वाकपतिराज, ऑप्शन 3 दे रखा है चंदनराज, ऑप्शन 4 दे रखा है बीसलदेव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कवि बांधव और कटी बांधव की जो उपाधि है वह है बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ की। और ये उपाधि इनको दी है सोमदेव ने। किसने दी है? सोमदेव ने। सोमदेव ने, जयानक भट्ट ने ये उपाधि इनको दी है। जयानक भट्ट ने, जयानक भट्ट ने बोला इनको कवि बांधव या कटी बांधव। विग्रहराज चतुर्थ के लिए उपाधि है विग्रहराज चतुर्थ। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन 1 दे रखा है नरपति नालय, ऑप्शन 2 दे रखा है सोमदेव, ऑप्शन 3 दे रखा है जयानक भट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है चंद्रबरदाय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा है नरपति नालन है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये प्रश्न रीट की जो मैंने एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया, रीट मेंस, उसमें पूछा था कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा रस प्रधान है। तो उसमें उसके अंदर माना है श्रृंगार रस प्रधान माना है, श्रृंगार रस प्रधान माना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में भी रहा था क्योंकि कई जगह इसमें वीर रस भी बताया गया है, लेकिन इसको जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो अंतिम आंसर माना वो माना श्रृंगार रस। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने बीसलदेव की तुलना भवभूति और कालिदास से की है? ऑप्शन 1 दे रखा है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है जयानक, ऑप्शन 4 दे रखा है किलहोर्न, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। और ये प्रश्न है आरबीएससी की जो 10वीं किताब है उसमें से ये प्रश्न है और इसमें लिखा हुआ है बीसलदेव की तुलना भवभूति और कालिदास से किसने की है? किलहोर्न ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 किलहोर्न। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ललित विग्रह राज की रचना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है नरपति नालय, ऑप्शन 2 दे रखा है सोमदेव, ऑप्शन 3 दे रखा है जयानक भट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है चंद्रबरदाय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चंद्रबरदाय ने तो की है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की, पृथ्वीराज रासो। और जयानक भट्ट ने की है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। और सोमदेव ने की है ललित विग्रह राज की रचना, ललित विग्रह राज की रचना। और नरपति नाल ने की है बीसलदेव रासो की, बीसलदेव रासो की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित विग्रह राज की रचना की है सोमदेव ने। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया जिसे बाद में तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है अजयराज, ऑप्शन 2 दे रखा है अजयपाल, ऑप्शन 3 दे रखा है अर्णोराज, ऑप्शन 4 दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण करवाया वो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको बाद में तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े में कुतुबुद्दीन
ऐबक के द्वारा इसे तोड़ दिया गया और बाद में इसे किस में बदल दिया गया, ढाई दिन के झोंपड़े में बदल दिया गया। और वर्तमान में यहाँ पर लगता है, वर्तमान में अब यहाँ पर क्या लगता है, पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है, पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख किसके काल में लिखा गया? ऑप्शन 1 दे रखा है अजयराज, ऑप्शन 2 दे रखा है अर्णोराज, ऑप्शन 3 दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 4 दे रखा है सोमेश्वर चौहान और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बिजोलिया का शिलालेख वही शिलालेख है जिसमें चौहानों को बताया गया है, चौहानों क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको इसमें बताया गया है। और ये लिखा गया था किसके काल में? सोमेश्वर चौहान के काल में। और सोमेश्वर चौहान थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता, थर्ड के पिता। तो इसका सही आंसर रहेगा बिजोलिया का जो शिलालेख लिखा गया है वो लिखा गया है सोमेश्वर चौहान के काल में। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किस चौहान शासक की है? ऑप्शन 1 दे रखा सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 3 दे रखा चंदन राज, ऑप्शन 4 दे रखा वागपति राज, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि है वो थी सोमेश्वर चौहान की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और जो इससे पहले वाला ये प्रश्न था ना, बिजोलिया शिलालेख किस काल में लिखा गया, तो यह आया था डबल एओ की एग्जाम में, एओ डबल की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रताप लंकेश्वर की जो उपाधि है वह है सोमेश्वर चौहान की। तो सोमेश्वर चौहान से संबंधित 2 प्रश्न हो गए। एक तो ये हो गया कि सोमेश्वर चौहान के काल में बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो एक प्रश्न ये हो गया कि प्रताप लंकेश्वर उपाधि, लंकेश्वर उपाधि जो उपाधि है वो भी इसकी है। और एक प्रश्न हो रहा है इसमें से कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता का क्या नाम था। तो ये एक प्रश्न ये हो गया कि सोमेश्वर उनके पिता का नाम था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रताप लंकेश्वर जो उपाधि है वह है सोमेश्वर चौहान की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम हिंदू राजपूत शासक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 3 दे रखा चंदन राज, ऑप्शन 4 दे रखा है वागपति राज, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो भारत का जो अंतिम हिंदू राजपूत शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन 1 दे रखा बादल, ऑप्शन 2 दे रखा राम प्रसाद, ऑप्शन 3 दे रखा नाट्यरंबा, ऑप्शन 4 दे रखा है चेतक, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। और राम प्रसाद था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, जिसका नाम बाद में बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था अकबर ने इसको बदल दिया और इसका नाम कर दिया था पीर प्रसाद। इसके अलावा नाट्यरंबा जो घोड़ा है यह है पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम है नाट्यरंबा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां थी। ऑप्शन 1 दे रखा है राय पिथोरा, ऑप्शन 2 दे रखा है दलपुंगल, ऑप्शन 3 है अंतिम हिंदू सम्राट, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा भी कहते हैं, दलपुंगल भी कहते हैं और अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। क्या होता है दलपुंगल का मतलब? विश्व विजेता। इसका मतलब होता है विश्व विजेता। तो सही आंसर इसका रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, वागीश्वर आदि दरबारी कवि किसके दरबार में थे? और यह प्रश्न भी आरबीएससी की बुक से लिया गया है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है सोमेश्वर, ऑप्शन 3 दे रखा है विग्रहराज, ऑप्शन 4 दे रखा है अर्णोराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विद्यापति गौड़, विश्वरूप, वागीश्वर आदि दरबारी जो कवि थे ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। तो इसका सही आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने कला और साहित्य के लिए एक अलग से विभाग भी बनाया, कला और साहित्य के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की, अलग से विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, महोबा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा 1191, ऑप्शन 2 दे रखा 1192, ऑप्शन 3 दे रखा 1182, ऑप्शन 4 दे रखा है 1181 और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो महोबा का जो युद्ध हुआ है वो हुआ था 1182 में।
कब हुआ? 1182 में। और इस युद्ध को महोबा युद्ध या इसे कहते हैं तुमुल का युद्ध भी इसे कहा जाता है, और ये हुआ है 1182 में। और हुआ किस किसके बीच में था? ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेज, ये हुआ था परमर्दिदेव चंदेल के बीच में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की विजय। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1182। आला और उदल किसके सेनापति थे? ऑप्शन 1 दे रखा है राणा रतन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राव मालदेव, ऑप्शन 3 दे रखा है जैत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है परमर्दिदेव चंदेल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो आला और उदल किसके सेनापति थे? परमर्दिदेव चंदेल के, जो महोबा युद्ध के दौरान लड़ते हुए मारे गए। और जैत्र सिंह के कौन थे? जैत्र सिंह ये चित्तौड़गढ़ वाले हैं, इनके 2 सेनापति थे, बालक व मदन नाम के इनके सेनापति थे। राव मालदेव के थे राव जेता और राव कूपा, इनके 2 सेनापति थे, राव जेता व राव कूपा। और राणा रतन सिंह के थे गोरा व बादल। और परमर्दिदेव के चंदेल के हो गए आला व उदल। तो एक ही साथ इनको याद कर सकते हैं। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? ऑप्शन 1 दे रखा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन 2 दे रखा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 3 दे रखा जयचंद, ऑप्शन 4 दे रखा भीमदेव, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। और इसमें हुआ पृथ्वीराज चौहान की, इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने संधि के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास किसे भेजा? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है जयचंद, ऑप्शन 2 दे रखा किवा मुल्क, ऑप्शन 3 दे रखा खिज्र खां, ऑप्शन 4 दे रखा ख्वास खां, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो मोहम्मद गोरी ने संधि के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा था किवाम उल मुल्क को। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1191, ऑप्शन 2 दे रखा है 1192, ऑप्शन 3 दे रखा है 1194, ऑप्शन 4 दे रखा है 1195 और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ 1192 में। कब हुआ? 1192 में ये युद्ध हुआ। और इसमें पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ था मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और ऐसा बोलते हैं कि इस पृथ्वीराज चौहान के साथ इस युद्ध में विश्वासघात किया गया था और इसके चलते उनकी इस युद्ध में हार हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, चंद्रप्रदाय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का देहांत कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा दिल्ली में, ऑप्शन 2 दे रखा अजमेर में, ऑप्शन 3 दे रखा गजनी में, ऑप्शन 4 दे रखा आगरा में, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो चंद्रप्रदाय का जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ यह हमें ये जानकारी देता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो देहांत है वो हुआ गजनी में। इन्होंने पहले एक दोहे की वजह से एक दोहा सुनकर और शब्दवेदी बाण से इन्होंने पहले तो मोहम्मद गोरी को मारा और फिर बाद में इन्होंने अपने आप को मार लिया। तो चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो ग्रंथ तो ये बताता है, तो इसके अनुसार तो ये बात इसकी सही है। लेकिन जो हसन निजामी का जो ग्रंथ है ताजुल माफिर, इसके अनुसार ये था कि पहले मोहम्मद गोरी जीतने के बाद में इनको अजमेर लाया और वहां पर इनकी मौत हुई। तो अपन से तो पूछा है कि चंद्रप्रदाय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का देहांत कहाँ हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान का जो देहांत चंद्रप्रदाय के अनुसार वो गजनी में हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्तमान में तराइन नामक जगह कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा पंजाब में, ऑप्शन 2 दे रखा हरियाणा में, ऑप्शन 3 दे रखा राजस्थान में, ऑप्शन 4 दे रखा गुजरात में और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो वर्तमान में तराइन नामक जो जगह है वह हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी थी। ऑप्शन 1 दे रखा है जीण माता, ऑप्शन 2 दे रखा है चामुंडा माता, ऑप्शन 3 दे रखा है नागणेची माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो पृथ्वीराज चौहान की जो आराध्य देवी थी वो थी चामुंडा माता। आराध्य देवी कौन थी? चामुंडा माता। और चौहानों की जो कुलदेवी हैं वो है आशापुरा माता।
आशापुरा माता। तो सही आंसर इसका रहेगा पृथ्वीराज चौहान की जो आराध्य देवी थी वो थी चामुंडा माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अजमेर के गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है अजयराज, ऑप्शन 2 दे रखा है अर्णोराज, ऑप्शन 3 दे रखा है पृथ्वीराज, ऑप्शन 4 दे रखा है विग्रहराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अजमेर की गढ़बीटली जो दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था अजयराज ने। किसने करवाया था? अजयराज ने। और इस दुर्ग को राजस्थान का कहते हैं जिब्राल्टर। अजमेर का जो तारागढ़, अजमेर का जो दुर्ग है इसे कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का इसको जिब्राल्टर कहते हैं। और बाद में इस दुर्ग का जो प्रकोटा बनवाया वो बनवाया पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर इसको दे दिया तारागढ़ दुर्ग, और यह अंत में बन गया तारागढ़ दुर्ग। तो इसको आज तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। एक तारागढ़ दुर्ग तो अजमेर में है और एक तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में। तारागढ़ एक कहाँ है? बूंदी में। और इसका निर्माण करवाया है अजयराज ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजयराज। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है 1 या 2 बार। किसने शासक बनते ही भंडारक जाति के विद्रोह को दबाया? ऑप्शन 1 दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 2 दे रखा है विग्रहराज, ऑप्शन 3 दे रखा है अजयराज, ऑप्शन 4 दे रखा है अर्णोराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही पहले एक भंडारक जाति थी उसके विद्रोह को दबाया। 1182 के आसपास की ये बात है। और 1182 के में ही हुआ है महोबा और तुमुल का युद्ध भी। महोबा और तुमुल का युद्ध भी कब हुआ है? 1182 में हुआ है। और भंडारक जाति का जो विद्रोह है वो भी 1182 में दबाया। और इस जो ये सन दे रखी है वो दे रखी है आरबीएससी की बुक में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान ने इसका विद्रोह दबाया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान शासक कब बने? ऑप्शन 1 दे रखा 1175, ऑप्शन 2 दे रखा 1177, ऑप्शन 3 दे रखा 1191, ऑप्शन 4 दे रखा 1182। तो पृथ्वीराज चौहान जो शासक बने थे वो बने थे 1177 में। तो सही आंसर रहेगा इसका 1177। और 1191 में इन्होंने लड़ा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। और 1182 में लड़ा इन्होंने महोबा या तुमुल का युद्ध। तुमुल युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा इन्होंने 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा इन्होंने 1192 ईस्वी में। तो सही आंसर पृथ्वीराज चौहान शासक कब बने? 1177 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी? ऑप्शन 1 दे रखा कर्पूरी देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है इच्छनी देवी, ऑप्शन 3 दे रखा जीजाबाई, ऑप्शन 4 दे रखा कर्मावती, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पृथ्वीराज चौहान की जो बचपन में संरक्षिका थी वो थी इनकी माता कर्पूरी देवी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कर्पूरी देवी। और इनके प्रारंभिक समय में जो इनके प्रधानमंत्री थे, प्रारंभिक समय में इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था केमास या कदम्बवास। केमास या कदम्बवास। और इनके एक सेनापति थे, सेनापति का नाम था भुवनमल। भुवनमल। और ये थे कर्पूरी देवी के चाचा जी। कर्पूरी देवी इनकी माता थी, उनके चाचा यानी कि पृथ्वीराज चौहान के एक तरह से नाना, कर्पूरी देवी के चाचा। और आरबीएससी में इनके लिए एक फैक्ट और दे रखा है, वो भी देख लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का क्या था? ज्ञान था। सही आंसर इसका रहेगा अपने पास में कर्पूरी देवी इसका सही आंसर रहेगा। और इन्होंने सबसे पहले, जैसे ये शासक बने ना, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनके एक भाई थे, सबसे पहले इन्होंने अपने भाई नागार्जुन इनके चचेरे भाई थे, उसका जो विद्रोह कर रखा था उसने उसको दबाया सबसे पहले शासक बनते ही। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले क्या किया, शासक बनते ही किसके विद्रोह को दबाया। उसके बाद में इन्होंने भंडारक जाति के विद्रोह को दबाया 1182 में। उसके बाद में इन्होंने एक नागौर युद्ध था 1184 में, उसको लड़ा। और उसके बाद में इनका 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में द्वितीय युद्ध। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान थर्ड से संबंधित सारी जानकारी। आज हमने अजमेर के चौहानों से संबंधित भाग 2 में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और इस चैनल को उन लोगों के पास शेयर जरूर करें जो राजस्थान में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी थोड़ा सीरियस होकर कर रहे हैं। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।